हाय बच्चों। तो बच्चों अपने एस्पायर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले जो हमने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बात करा था कि अपने फिजिक्स का रोड मैप क्या रहने वाला है। ये जो एस्पायर सीरीज में हमने फिजिक्स को किस तरीके से हम आगे लेके जाएंगे हमने उसकी बात करी थी। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे अपने कोर सिलेबस को। और कोर सिलेबस को स्टार्ट करें उसमें सबसे पहला सेगमेंट हमारा होगा मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में भी जो सबसे पहला सेगमेंट होगा मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स का क्या रेलेवेंस है थोड़ा सा उसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कि मान लो दो पर्सन, कोई पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ये दो पर्सन है, अगर ये दोनों पर्सन आपस में कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज को समझे तभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा। मैथ और साइंस का भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है कि जब आप साइंस पढ़ने जाते हैं और उसमें भी स्पेशली जब फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक मैथ्स कम से कम आने चाहिए। जितने हायर लेवल पे जाओगे उतने अच्छे मैथमेटिक्स आपको आने चाहिए, तभी आप फिजिक्स पढ़ पाओगे। तो जिस लेवल पे हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं उस लेवल पे पढ़ने के लिए भी अपने को कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आने चाहिए। और हमने यहाँ पे नाम दिया है टूल। टूल का मतलब क्या होता है? टूल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा फिजिकल या कॉन्सेप्चुअल चीज जिससे आपका फिजिकल या मेंटल वर्क कम हो सके, रिड्यूस हो सके। ठीक है, कोई भी ऐसा जुगाड़ जिससे आपका फिजिकल या मेंटल वर्क जो है वो क्या है, वो कम हो जाए, उसी को हम टूल बोलते हैं ना। तो हम यहाँ पे किस तरह के टूल की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे मैथमेटिकल टूल की बात कर रहे हैं। तो इस मैथमेटिकल टूल में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि हम इस टूल्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो होगा बच्चा हमारा वो होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या होगा? बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका बेसिक एलजेब्रा। अब एलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको बता दूं कि एलजेब्रा में हम सिर्फ दो ही चीज की बात करेंगे। एक होगा आपका लॉग एंड दूसरा होगा आपका मॉडुला कॉन्सेप्ट यानी कि मॉडुलस। ठीक है, अक्सर जब नीट के बच्चों के सामने दो डंडे आते हैं, मतलब कि जो मॉडल्स आते हैं, तो वो घबरा जाता है कि अच्छा ये क्या आ गया। तो उसकी भी बेसिक बेसिक बातें कर लेंगे। लॉग आता है तभी वो घबरा जाते हैं, तो उसके भी बारे में भी थोड़े थोड़े बात कर लेंगे। ठीक है, तीसरा जो होगा आपका वो होगा कैलकुलस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मैथमेटिकल टूल्स का। कैलकुलस के बेसिकली तीन हिस्से होंगे। ठीक है, मैं आपको तीनों हिस्सों के बारे में बताता हूं एक एक करके कि तीनों हिस्सा क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा जो होगा आपका वो होगा डिफरेंशिएशन। दूसरा जो होगा वो होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। दूसरा जो होगा क्या होगा? वो मैक्सिमा एंड मिनिमा। और जो तीसरा होगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस में तीन पोर्शन है और तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि थ्रू आउट पूरे फिजिक्स को पढ़ते टाइम आप लगभग हर चैप्टर में कम ज्यादा यूज करोगे। राइट, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। और जो चौथा है वो है वेक्टर। अक्सर वेक्टर के बारे में बच्चों से बात करोगे तो उनको लगता है कि ये तो फिजिक्स का टॉपिक है। नहीं, एक्चुअली में वेक्टर एक मैथ्स का टॉपिक है। वेक्टर एक मैथमेटिकल टूल है जो कि फिजिक्स को पढ़ने में बहुत ही हेल्प देता है, हेल्प करता है। राइट, तो ये चार मैथमेटिकल टूल्स है जिसको एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 to 3 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, 2 to 3 लेक्चर्स यानी कि अराउंड मैं कह सकता हूं 2 घंटे लगभग। ठीक है, मैं बेसिक अलजेब्रा की बात करूं तो ये एक लेक्चर में इसको खत्म कर लेंगे। अगर कैलकुलस की बात करूं, उसमें डिफरेंशिएशन की बात करूं तो इसको हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा तो इसको भी 1 लेक्चर में कवर करेंगे। इंटीग्रेशन इसको भी 2 लेक्चर में कवर करेंगे। लगभग हर लेक्चर जो आपका होगा, देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे में कवर हो जाए। ठीक है, तो इतने लेक्चर्स इसमें लगने वाले हैं। और जो वेक्टर है ये अलग से लगभग 8 to 10 लेक्चर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 8 to 10 लेक्चर्स। तो कितने हो गए? 3 4 6 9 और 10, लगभग 18 to 20 लेक्चर्स लगने वाले हैं। राइट, तो 18 to 20 लेक्चर मतलब 18 आवर्स के आसपास इसमें लगने वाले हैं। तो आप, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैकेनिक्स का
अपने आप में मैकेनिक्स एक बड़ा पोर्शन, उसमें से 18 आवर्स अगर इसी में लग जाएंगे तो फिर आगे क्या बात करेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ बेटा। अक्सर मैंने देखा है कि जो नीट के एस्पायरेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स से डर लगने लगता है, और मैं सच बताऊं तो डर का जो बेसिक कारण होता है वो यही होता है कि वो मैथमेटिकल टूल्स वाला जो पार्ट है उसको या तो इग्नोर कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है मैथ्स है, वो अपने आप को एक ऐसे जोन में लेके चले जाते हैं, उनको हुआ लगता है और वो डर जाते हैं। दूसरा एक ये भी कारण होता है कि वो जिस भी संस्थान में पढ़ रहे होते हैं वहां पे इन टॉपिक्स को बहुत ही स्पीड से बहुत ही जल्दी पढ़ा दिया जाता है, उनको लगता है बच्चा खुद ब खुद समझ लेगा, खुद ब खुद कर लेगा, और वहीं से उनके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डे वन से जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो वहीं से कैलकुलस इंटर हो जाता है, वहीं से डिफरेंशिएशन इंटर हो जाता है, वेक्टर इंटर हो जाता है, और एक्चुअली में वो इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही लाइटली ले रखे होते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर उनको फिजिक्स से नफरत सा होने लगता है और उनको फिजिक्स टफ लगने लगता है। ठीक है, तो इसलिए एक बार हम इनको टाइम देंगे इन टॉपिक्स को, तो आप देखोगे कि बाकी आगे के टॉपिक्स में वो टाइम अपने आप बच जाएंगे और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का रहेगा बेटा वो रहेगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको लगभग 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। राइट, तो आपने 9th या 10th में एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा मतलब है कि ट्रायंगल के साइड और जो उसके एंगल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है, बेसिकली उसी के स्टडी को हम इसके अंदर करते हैं। राइट, सिंपली अगर बोलें तो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, एक्चुअली इट डील्स with the sides and angles, or you can say it deals with the relationship between sides and angle of a triangle, है ना। मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, लेट्स ड्रॉ एक ट्रायंगल मैंने अगर यहां पे ड्रॉ कर लिया तो लेट्स से कि इसका ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये सी है। वर्टेक्स बोले तो उसी को हम एंगल भी मान लेते हैं। ए वाले के सामने का जो साइड हो गया, ए हो गया स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो हमने यहां पे जो ट्रायंगल बनाया उसमें एंगल और साइड लेंथ लिख दिया। इन एंगल्स और साइड लेंथ के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है बेटा, वही हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम इसी का डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको और भी अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, तो आपको मैं सिंपली बोलूं कि फिजिक्स के लिहाज से अगर देखें तो एंगल और लेंथ के बीच में रिलेशन, अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से बात करूं, इन फिजिक्स क्या करता है, रिलेशन बिटवीन, ये देता है हमें रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड एंगल। सिंपल बात करूं, ठीक है। अगर हम प्योरली मैथ की बात करें तो वहां पे हम ट्रायंगल की बात करते हैं कि एक ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करके देता है हमें, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इन फिजिक्स अगर फिजिक्स की बात करें तो वहां पे अगर एक लेंथ और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके देता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होता है। राइट, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते टाइम छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, उन सब पार्ट्स को लेके कर एक एक करके देखेंगे। तो जो सबसे पहला सब पार्ट है बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा वरना अननेसेसरीली वो लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो जो सबसे पहला आता है वो आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो सबसे पहला हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो हम भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, आप बोलेंगे तो मैं और बड़ा कर लेता हूं इसको। ठीक है,
अब इसका नोटेशन भी दे देता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और जो बी है वो है राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। बी को हमने राइट एंगल दे दिया, राइट। और लेट से जो एंगल सी है उसको हमने थीटा बोल दिया, बेस एंगल। तो जो बेस एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है। मैं इसको स्मॉल p बोल देता हूं और ये स्मॉल b, और ऑब्वियसली ये हाइपोटेनस हो जाएगा h, है ना। तो जो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें जो सबसे पहला आता है बच्चा वो क्या है? वो सबसे पहला आता है साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नॉट बेस। दूसरा वो है क्या? कॉस थीटा जी। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर, सॉरी टैन थीटा, नॉट कॉट थीटा, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब 3 इसके इनवर्स होते हैं जी। जो 3 होते हैं, 3 इसके एग्जैक्टली इनवर्स होगा। वो कौन कौन सा है? मैं एक एक करके लिखता हूं। साइन का जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा h बाई पी। जो कॉस का होगा वो हो जाएगा सेक थीटा, वो क्या हो जाएगा? h बाई बी। और जो tan का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा, b बाई पी, बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और मुझे जहां तक ध्यान आता है कि आपने इसको क्लास 9th या 10th में कहीं ना कहीं तो इसको पढ़ा होगा, इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है। तो इतना तो पता होना चाहिए। अगले हम आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, उसमें से भी कुछ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट trigonometric identities या some important identities, trigonometric identities। चलो देखते हैं इसमें भी एक एक करके। आप कहेंगे तो मैं वेरीफाई भी करते जाऊंगा। जो सबसे पहला आइडेंटिटी है बताओ, सबसे फेमस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको प्रूफ करूं यहां पे आपके सामने, तो देखना ध्यान से कि क्या आता है। साइन क्या होता है जी? साइन होता है यहां पे, लेट मी चेंज द कलर। साइन है बेटा p बाई एच का स्क्वायर। कॉस हो गया जी b बाई एच का स्क्वायर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो एच स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या समझ में आ रहा है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर ये कट के बेटा क्या हो गया? ये 1 हो गया, है ना। ये क्या हो गया? 1 हो गया। और यहां से प्रूफ हुआ कि एक्स के, सॉरी थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये हमें 1 देगा। मतलब ये एक आइडेंटिटी हो गया जी, मतलब ये एक फिक्स वैल्यू देगा, चाहे थीटा का कोई भी वैल्यू यहां पे डाल दो आप, राइट। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अगला आइडेंटिटी जो है बेटा वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, ठीक है।
इस तरीके से होता है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ कर लेते हैं, एक बार आपके सामने प्रूफ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो बी स्क्वायर अब और ऊपर आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या बन गया, ये बन गया आपका बी स्क्वायर और नीचे भी है बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये 1 बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा आइडेंटिटी, इसको भी आपको याद रखना है ना। दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 2। तीसरे आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं जी। मैंने बोला था आपको कि यहां पे हम 3 आइडेंटिटी की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आगे कई बार यूज होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बोला, 1 प्लस cot square theta is equal to cosec square theta. This can also be written as cosec square theta minus cot square theta it is equal to 1. हाँ या नहीं, इसको भी हम चाहे तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जी। cosec square theta क्या होता है बच्चा, ये होता है h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस cot क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन जाएगा, ये p स्क्वायर और ऊपर बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो यहां से मिल जाएगा आपको ये आइडेंटिटी, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 3। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। डन। तो ये 3 आइडेंटिटी भी हमें याद रखना। आइडेंटिटी का सिंपल सा मतलब है कि जो यहां पे थीटा का वैल्यू है वो आप कुछ भी डालो, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। चाहे थीटा 30 डिग्री डाल दो, 45 डाल दो, 60 डाल दो, 15 डाल दो, कुछ भी डाल दो, एनी वैल्यू ऑफ थीटा आप कुछ भी यहां पर डाल दोगे। जैसे ये इसमें कुछ भी डाल दो थीटा का वैल्यू ये 1 ही बनेगा, कुछ भी डाल दो थीटा का वैल्यू 1 ही बनेगा, यहाँ पे कुछ भी डाल दो थीटा का वैल्यू 1 ही बनेगा। एंड दैट्स व्हाई इसको हमने क्या बोला है, आइडेंटिटी बोला है। ठीक है जी, आगे बढ़े। आगे की बात करें तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इसमें वो है हमारा सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है, मैं आखिरी में आपको, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर सारे फॉर्मूले पहले बता रहे हो। हाँ, सारे फॉर्मूले एक बार कर लेते हैं, उसके बाद फिर आखिरी में वो टेबल भी बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके वैल्यूज को देखेंगे, और जो अलाइड एंगल्स है उसके लिए हम उन रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको भी सीखेंगे, जो कि सेकंड और थर्ड पार्ट में होगा। राइट, तो आज के पार्ट में जो बेसिक फॉर्मूले वाला पार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। राइट, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा बेटा हमारा वो है सम एंड डिफरेंस रूल। क्या है, सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल का मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा बात समझना आसान हो जाए। नॉर्मली आपने 9th या 10th में जब आप पढ़े होंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपने एक चार्ट पढ़ा होगा। उस चार्ट में थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 तक के लिए आपने अलग अलग रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू याद किए होंगे। राइट, मान लो कि वो टेबल में जिन भी एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू याद करा था, एंगल वो नहीं बल्कि कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एंगल है 75 डिग्री। मान लो आपसे साइन 75 डिग्री के बारे में पूछा गया है, तो जब आपसे साइन 75 डिग्री के बारे में पूछा गया तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे जी? क्या मैं साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। और मजे की बात यह है कि 45 और 30 का वैल्यू आप जानते हो। तो अगर मैं इसको किसी तरीके से ब्रेक करके अलग अलग साइन 45 या कॉस 45 या साइन 30 कॉस 30 में ब्रेक कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हम 75 के कोरिस्पॉन्डिंग साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है बच्चा वो आता है आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये जब भी आपको इस फॉर्मेट में यानी कि यहां पे
इस फॉर्मेट में जब आपको एंगल दे रखा है तो आप उसको इस तरीके से ब्रेक करके आप उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझे बात को। एग्जाम्पल भी मैंने अभी आपको दिया था कि जैसे मान लो साइन 75 की बात कर रहे हैं तो साइन 75 को आप लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45, और फिर इसको आप इसमें एक्स पे मतलब ओपन करके आप फिर सब इंडिविजुअल पार्ट के वैल्यू को रखिए, आपको आंसर मिल जाना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक और मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक एग्जांपल वो भी लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे। मान लो कि मुझे साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कितना निकालना है? साइन 15 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो यहां पे तो माइनस आ गया, हमारे पास फॉर्मूला तो प्लस वाला है, तो अगर माइनस वाला फॉर्मूला मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखते हैं। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर दो, बस साइन उल्टा कर दो। यानी कि साइन ए माइनस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला रूल सम एंड डिफरेंस में। अगले रूल पे चलेंगे, उससे पहले मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूं कि हमारा दूसरा रूल क्या है जी। दूसरा रूल है कॉस ए प्लस बी। दूसरा रूल क्या है? कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कॉस ए प्लस बी क्या होगा। तो कॉस ए प्लस बी होता है बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, सिमिलरली जैसे अभी हमने पिछले केस में देखा था कि जब यहां पे मान लो माइनस साइन आ जाए तो फिर यहां पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी कर देते हैं यहीं पे, यानी कि 2 in 1 हो जाएगा। क्लियर है बात है? तो ये 2 in 1 जो है ये फॉर्मूला बहुत काम का है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगले पे चलते हैं, जो हमारा तीसरा है साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का भी पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरा क्या है जी? tan a प्लस की बातें कर लेते हैं। तो tan a प्लस भी क्या होता है बच्चा? tan a प्लस भी होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, और जिस तरीके से अभी हमने पीछे 1 और 2 में किया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जब यहां पे साइन माइनस होगा तो जहां पे प्लस वहां माइनस कर दो, जहां माइनस वहां प्लस कर दो। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमें ये 3 फॉर्मूले याद रहते हैं सम एंड डिफरेंस में तो हमारा काम तो बन जाता है जी, हमारा काम बन जाता है, इजीली हमारा काम बन जाता है, हमें ज्यादा परेशानी नहीं होता है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि बाकी जो 3 है वो इसका इनवर्स फंक्शन है। साइन का इनवर्स कॉसेक हो गया, कॉस का सेक हो गया और tan का इनवर्स कॉट हो गया। मैं अभी इनवर्स की बात कर रहा हूं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन मत समझ लेना। कंप्लीमेंट्री साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस होता है। ठीक है, ये ध्यान रहे। हम अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हम अभी सिर्फ और सिर्फ इनवर्स की बातें कर रहे हैं। क्लियर बातें? तो इसमें हमने किसकी किसकी बात करी, एक बार वापस रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने बात करा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किसकी बात करेंगे जी? हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, और उसमें हमने फिर उसके बाद 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करा, उसको डिफाइन किया। ठीक है, एंड देन हमने कुछ आइडेंटिटीज को देखा जी। उसके बाद हम क्या देखे? उसके बाद हमने सम एंड डिफरेंस रूल को देखा। ठीक है, अब इस पार्ट का यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के पहले पार्ट का सबसे आखिरी सेगमेंट को देखते हैं, जिसमें मैं आपको साइन एंड कोसाइन रूल बताऊंगा। ठीक है, जिसको हम वेक्टर में यूज करेंगे, बट समझना जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे बात करेंगे साइन एंड कोसाइन रूल की। ठीक है, साइन एंड कोसाइन रूल। अब ये साइन एंड कोसाइन रूल हमें कहां पे हेल्प करेगा, इसको एक बार देखो, ध्यान से समझ लो। अगर मैं साइन एंड कोसाइन रूल की बात करूं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा
वो सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील कर रहा था, ठीक है। बट जरूरी तो नहीं कि हमेशा आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल आपके सामने आ सकता है। तो रैंडम अगर कोई ट्रायंगल आपके सामने आएगा तो वहां पे कौन से फॉर्मूला आप लगाओगे, वो है साइन एंड कोसाइन रूल, राइट। तो उसको एक बार समझते हैं, साइन एंड कोसाइन रूल। चलो समझते हैं। अब हम एक कोई जनरल ट्रायंगल ले लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। हमने एक जनरल ट्रायंगल ले लेना है जी। चलो बना लिया हमने एक जनरल ट्रायंगल। ये हो गया इसका वर्टेक्स ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए के सामने जो साइड है स्मॉल ए, और बी के सामने जो है स्मॉल बी, और सी के सामने जो है स्मॉल सी, ठीक है। ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। एंड अब इसमें जो सबसे पहला मैं बात करूंगा वो बात करूंगा साइन रूल का। साइन रूल कहता है कि द रेशियो ऑफ साइड एंड द साइन ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ए अपॉन साइन ए, या उल्टा लिख दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, साइन ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाई स्मॉल बी, इट इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाई स्मॉल सी। ये जो रेशियो है बेटा, ये हमेशा इक्वल होता है, चाहे आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, किसी भी तरह का ले लो, ठीक है। हर तरीके के ट्रायंगल में ये वैलिड है, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये था आपका साइन रूल। क्या था ये था आपका साइन रूल। इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है आपका कोसाइन रूल। जो दूसरा है वो है आपका कोसाइन रूल। ठीक है, क्या है? कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप ध्यान से समझना, और यहां पे सुनना मैं क्या कह रहा हूं, किस तरीके से इसको बता रहा हूं, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको इसको रटना ना पड़े, ठीक है। समझने के लिए मैं एंगल ए को थीटा बोल देता हूं, ठीक है। समझने के लिए मैं एंगल ए को थीटा बोल देता हूं। अब इस तरह का हमारे पास एक रैंडम ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में मुझे इस एंगल का कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? कॉस थीटा। तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल, कि अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो जिस साइड से थीटा एंगल बना हुआ है उन दोनों साइड के स्क्वायर का समेशन लिख दो पहले, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि थीटा एंगल बी और सी से मिलकर बना है, तो उन दोनों के स्क्वायर का समेशन कर दिया, माइनस जो इसके सामने वाला साइड है यानी कि साइड ए, उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जिन दोनों साइड से ये बना है एंगल 2BC। जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये बात बोला है उसी तरीके से अगर आप याद करेंगे, एक बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कोसाइन रूल जी, और ये वेक्टर में बहुत काम आने वाला है, नॉट ओनली इन वेक्टर, आगे भी आएगा काम। तो ये दोनों जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लेक्चर में हमने ये देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है, बट हमारे काम के जितने फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हमने इसमें देख लिए। अगले क्लास में हम क्या देखेंगे? अगले क्लास में हम देखेंगे कि वो अलग अलग एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो, और अलाइड एंगल के लिए उन रेशियोज को कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।